ठीक है, अपन ने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर भी इसी के लिए क्रिएट किया था। होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट अ सेकंड। हाँ शोएब। हाँ, 1 बजे तक आ जाएगा। ओके ओके, हाँ। सॉरी गाइस। रिलायंस पेट्रोकेमिकल, मुझे पता है कि रिलायंस जियो के अंदर 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। 1 लाख एम्प्लॉयज़। रिलायंस पेट्रोकेमिकल के अंदर लेट्स से 2 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, एक एक जस्ट एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। आई कैन ऑल्सो मेक इट 20,000, जरूरी नहीं है। आई एम सेइंग देयर इज अ आई एम सेइंग कि 50,000 एम्प्लॉयज़ 50,000 एम्प्लॉयज़ should get monthly payment। should get monthly payment और कब? on the last day of month। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी सैलराइड आवरली की कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। सैलराइड आवरली तो हो गया, मैं समझ रहा हूँ कि यार मेरे को एम्प्लॉयज का कैटेगराइजेशन आवरली बेसिस पे करना है और सैलराइड बेसिस पे करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पेमेंट टर्म्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो हो रही है पेमेंट टर्म्स की और पेमेंट डेट्स की। पेमेंट टर्म्स एंड डेट। इसी के लिए मैं पेरोल स्ट्रक्चर उस टाइम पे बता रहा था, जब भी मैंने बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब हम एम्प्लॉय स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं या एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पेरोल स्ट्रक्चर इज जनरली डिफरेंट। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी एबीसी कंपनी के अंदर 4,000 एम्प्लॉय हैं और उसमें से मैं ये चाह रहा हूँ 500 ऑफ द एम्प्लॉय शुड गेट वीकली पेमेंट, उनको पेमेंट वीकली बेसिस पे मिलना चाहिए, मतलब हर हफ्ते उनके अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द वीक। 1,000 एम्प्लॉयज़ को मैं बाई वीकली पे करना चाह रहा हूँ। बाई वीकली मतलब अगेन हर 2 वीक के अंदर, एवरी सेकेंड वीक दे शुड गेट द पेमेंट इन देयर अकाउंट। 500 एम्प्लॉयज़ को मैं चाह रहा हूँ कि उनको मंथली पेमेंट मिले। 500 एम्प्लॉयज़ को मैं चाह रहा हूँ कि उनको मंथली पेमेंट मिले ऑन एवरी लास्ट डे ऑफ मंथ। जैसे कभी 31st होता है वर्किंग डे। सी अगेन व्हेन आई एम सेइंग लास्ट डे ऑफ मंथ मतलब क्या? लेट्स से दिस इज अक्टूबर, ठीक है। लास्ट वर्किंग डे क्या है? 31st है। 31st दैट इज ट्यूसडे। सो एवरी लास्ट डे ऑफ मंथ उनको पेमेंट मिल जानी चाहिए, दैट इज ऑन 31st। ठीक है। लाइक जैसे नवंबर के केस में वो थोड़ा अलग हो जाएगा, नवंबर के केस में इट विल बी 30th। सो एवरी 30th दे शुड गेट द पेमेंट, एवरी 30th। ठीक है। तो ये सिनेरियो मुझे कॉन्फ़िगर करना है पेमेंट, अलग अलग पेमेंट डेट्स का। मैं चाह रहा हूँ कि 50,000 एम्प्लॉयज जो हैं उनको मंथली पेमेंट मिले ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ, जो भी लास्ट डे होगा। 31st होगा या फिर इट कुड बी 28th, इट कुड बी 29th, इट कुड बी 30th, इट कुड बी 31st। ओके, आई एम सेइंग उसके अलावा जो भी मेरे 40,000, उसके अलावा लेट्स से मेरे पास जो भी 30,000 एम्प्लॉयज जो हैं should get weekly payments, should get
वीकली पेमेंट, मतलब उनको हर हफ्ते पेमेंट मिलनी चाहिए, और शुड गेट वीकली पेमेंट ऑन एवरी, लेट्स से ऑन एवरी फ्राइडे। ये अपन सिनेरियो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। मतलब क्या कि फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई मेरा एम्प्लॉय, लेट्स से इफ द एनी एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, रिलायंस जियो कंपनी, जो इन 30,000 एम्प्लॉयज की कैटेगरी के अंदर आता है, इफ ही इज वर्किंग दिस वीक, तो उसको फ्राइडे तक के उसके अकाउंट में पैसे मिल जाने चाहिए। इफ ही इज वर्किंग इन दैट वीक, तो उसको नेक्स्ट फ्राइडे, दैट इज ऑन थर्ड को, उसको अकाउंट में पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो दैट आई वांटेड टू कॉन्फ़िगर, मतलब यहाँ पे कि जो 30,000 एम्प्लॉयज हैं, इनको वीकली They पेमेंट मिलना should be चाहिए। get na sir weekly payment. सॉरी। They should be get weekly payment on Friday, हाँ, every वीक Friday. मेरे को सिनेरियो अभी देखो, यहाँ पे कुछ मैं कह नहीं रहा हूँ कि सैलराइड को मिलना चाहिए या आवली को मिलना चाहिए, वो एक अलग है। बट उसके अलावा मैं एक और पेमेंट टर्म्स के अंदर सेग्रीगेशन कर रहा हूँ। सम शुड गेट वीकली पेमेंट, सम शुड गेट मंथली पेमेंट। Okay, okay. ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि 20,000 जो दूसरे 20,000 एम्प्लॉयज हैं, अच्छा मैं इस केस में चाह रहा हूँ शुड गेट मंथली पेमेंट, बट ऑन एवरी 28th ऑफ द मंथ। ये क्या समझ में आया इसके अंदर? मतलब मैं, जो बाकी के 20,000 एम्प्लॉयज हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको पेमेंट तो मंथली ही मिलनी चाहिए, मतलब मंथ में एक बार, वंस इन मंथ, मंथ में एक बार। बट पेमेंट हमेशा 28th को मिलनी चाहिए विद अ फिक्स्ड डेट। एक फिक्स्ड डेट कर दी मैंने, उस फिक्स्ड डेट को उनको पेमेंट मिलनी चाहिए। मतलब जैसे अगर ये मंथ 31st तक के का है, बट मैं चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉयज के अकाउंट में 28th को ही पेमेंट डिपॉजिट हो जाए। सिमिलरली ये मंथ 30 दिनों का है, बट मैं चाह रहा हूँ कि 28th को ही एम्प्लॉय के अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट हो जाए। वो एक ही बार मिलेगा मंथ में, विच इज ऑन एवरी फिक्स्ड डेट विच इज 28th फॉर दिस 28. Okay. 20,000 एम्प्लॉयज। इस केस में मैं क्या कह रहा हूँ, ऑन एवरी लास्ट डे ऑफ मंथ, जो आखिरी दिन है। इस केस में मैं क्या कह रहा हूँ, ऑन एवरी 28th। ठीक है। तो टू कॉन्फ़िगर दिस सिनेरियो, to configure this scenario, I create something called as payroll payroll area. ठीक है। I call it as payroll area. अच्छा, अब पेरोल एरिया को कॉन्फ़िगर हमेशा याद रखना, इफ आई want to configure payroll area, if I want to configure payroll area, I have to configure period parameters and sometimes date modifiers। ठीक है। देन सबसे पहले मैं इस एक काम करते हैं, इसको ऐसे, लेट मी कॉल इट एज स्टेप्स। स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर पेरोल एरिया।
सो दिस इज थियोरेटिकली आई एम एक्सप्लेनिंग अभी एज ऑफ नाउ, लाइक पेरोल एरिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है. सो इफ आई वांट टू कॉन्फ़िगर पेरोल एरिया, आई हैव टू कॉन्फ़िगर, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज अ पीरियड पैरामीटर. ठीक है, सिस्टम में मेरे को सबसे पहले पीरियड पैरामीटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एंड समटाइम्स आई हैव टू कॉन्फ़िगर डेट मॉडिफायर. एक डेट मॉडिफायर करके चीज़ होती है, उसको मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. नाउ period parameters period parameters 1 second guys. One second, let me check it here itself. SPRO, SAP reference IMG screen, payroll India. Okay, no, not this one. Personal manage, instead of going this over here, personal management, personal administration, payroll data. payroll payroll India. इसमें बेसिक सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स बेसिक सेटिंग्स के अंदर पेरोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइन पीरियड पैरामीटर्स. So period parameters will contain payday rule, period parameters will contain payday rules, period parameters will contain payday rules and generation rules with keeping payment date in mind. Keeping payment date in configuration. ठीक है, तो पेरोल एरिया को कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे सबसे पहले पीरियड पैरामीटर्स को जनरली कॉन्फ़िगर करना होता है. कुछ केसेस में मुझे डेट मॉडिफायर्स को भी कॉन्फ़िगर करना होता है, बट पीरियड पैरामीटर को जब भी मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ
तो मुझे उसमें पेडे रूल्स को सेट करना पड़ता है। पेडे रूल्स के थ्रू ही मैं डिफाइन करूंगा कि इनको 28th को मिलनी चाहिए, वीकली मिलनी चाहिए या कैसे मिलनी चाहिए। ठीक है। सो ऑलवेज कीप एवरीथिंग, एवरी वन ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड जब भी मैं पेरोल एरिया को कॉन्फ़िगर करने जाऊंगा तो। ठीक है, दिस इज वन पार्ट पेरोल स्ट्रक्चर के अंदर। देन देर इज अ थिंग कॉल्ड एज पेरोल कंट्रोल रिकॉर्ड। I create control record for my payroll area। जो भी मैं पेरोल एरिया क्रिएट करूंगा उसका मैं कंट्रोल रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा। आई क्रिएट कंट्रोल रिकॉर्ड फॉर माई पेरोल एरिया। कंट्रोल रिकॉर्ड क्या करता है? तो मैं कंट्रोल रिकॉर्ड वैसे कहाँ क्रिएट करता हूँ, आई शो यू। लाइक आई यूज अ ट्रांजैक्शन कोड जनरली, टी कोड PA03। I create a control record for my payroll area. It determines current pay period, for the employees that belongs to payroll area। Steps within the control record। स्टेप्स कौन कौन सी होती है? रिलीज फॉर पेरोल, रिलीज फॉर करेक्शन, एग्जिट पेरोल, चेक पेरोल रिजल्ट्स। ठीक। अब एक सेकंड के लिए इसको समझते हैं कि ये कंट्रोल रिकॉर्ड क्या होता है। तो अभी के लिए मैं एक डेमो पेरोल एरिया यहाँ पे ले रहा हूँ। लेट्स से आई एम टेकिंग P1 एज एन एग्जांपल, जस्ट शो करने के लिए। देखो, जब भी मैं सिस्टम में किसी भी, लेट्स से आई हैव एन एम्प्लॉय /OPA20, मैं एम्प्लॉय आईडी ले रहा हूँ। लेट्स से ये जो एम्प्लॉय है इसकी सैलरी को मैं चेंज कर रहा हूँ। इसकी सैलरी को मैं नहीं, एक काम करता है, इसकी सैलरी को नहीं, लेट्स से मैं इसके ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं इसकी कुछ डिटेल्स चेंज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये एम्प्लॉय जो है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहले काम करता था। अब ये इस लेट्स से आज की तारीख से, फ्रॉम करंट डेट मतलब आज की तारीख से इसका डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है। आई एम सेइंग इसका डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट हो रहा है। ठीक है। इफ आई ट्राई टू सेव दिस वन, तो अभी ये सेव हो जाएगा। देखो, नाउ इट इज गिविंग मी कि सेव योर एंट्रीज। मैं उसका डिपार्टमेंट अभी चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कर सकता हूँ जनरली। बट
Let's say because I have my payroll in the release for correction mode. अब मैं इसको चेंज करता हूँ, रिलीज फॉर पेरोल, सेव। ओके, अब मेरा जो एम्प्लॉय है, दिस एम्प्लॉय, लेट्स से अगेन मैं वो वाले चेंजेस अभी करना चाह रहा हूँ। लेट मी सी इफ आई कैन डू इट और नॉट। कैन यू सी पेरोल एरिया P1 इज लॉक्ड? गाइस प्लीज स्पीक अप, अभी मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। कैन यू सी पेरोल एरिया P1 इज लॉक्ड? Sure. Yes, sir. अभी देखो, पहले मैं चेंज कर पा रहा था, उसमें मेरे को क्या दिखा रहा था, वो सेव एंट्रीज, सेव, आप आपकी एंट्रीज को सेव कर लो। अब मैं चेंज करने जा रहा हूं, तो मुझे वो दिखा रहा है कि पेरोल एरिया P1 इज लॉक्ड, लॉक हो गया Yes, sir. है ना? It's sure. अब लॉक क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, अगर मैं किसी एम्प्लॉय की, अगर मैं कोई एम्प्लॉय है, अब वो एम्प्लॉय भी P1 पेरोल एरिया पे ही है, ये देखो P1 पेरोल एरिया पे ही था, और जो मैंने चेंजेस भी किए थे वो P1 पेरोल एरिया पे ही किए थे, PA03, ये P1 पेरोल एरिया पे ही किए थे। पहले मैंने क्या कहा था, रिलीज फॉर करेक्शन, अभी मैंने क्या किया, रिलीज फॉर पेरोल। रिलीज फॉर पेरोल का मतलब ये होता है कि मैं एम्प्लॉयज को पेरोल के लिए रिलीज कर रहा हूँ। एम्प्लॉयज आर रिलीज्ड फॉर पेरोल, मतलब क्या है, मैं उनका इस मंथ का पेरोल इनिशिएट कर रहा हूँ। जब भी मैं किसी एम्प्लॉय का पेरोल इनिशिएट करता हूँ ना, जब भी मैं किसी एम्प्लॉय की सैलरी को इनिशिएट करता हूँ, लेट्स से आज अगर मुझे उसको सैलरी, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे उसे 31st के दिन सैलरी पहुंचानी है, तो अगर मैं आज अगर उसका पेरोल रिलीज करता हूँ, तो मतलब उसमें भी टाइम लगेगा, लाइक इट विल टेक अराउंड 2 to 3 days टू जनरेट द पे स्टब्स फॉर हिम एंड डिडक्ट द, आई मीन डिपॉजिट द सैलरी इनटू हिज अकाउंट, उसमें भी टाइम लगता है। तो if I release payroll for any employee, सैलरी फॉर एनी एम्प्लॉय, उसके लिए मुझे पेरोल को लॉक करना पड़ता है। ठीक है, एम्प्लॉयज आर रिलीज फॉर पेरोल, एंड उस केस में, इन दैट केस, आई कैन नॉट चेंज एम्प्लॉयज पेरोल रिलेटेड डेटा। मतलब कहने का मतलब ये है, पेरोल रिलेटेड डेटा जैसे क्या होता है कि उसका डिपार्टमेंट हो गया, या जैसे कि उसका बेसिक पे हो गया, सैलरी हो गई, मेन सैलरी, बेसिक पे, या जैसे कि उसका वर्क स्केड्यूल हो गया। सो ये सारी के सारी चीज़ें मैं उसकी चेंज नहीं कर सकता हूँ जब भी मैं रिलीज फॉर पेरोल करता हूँ। तो अगर मुझे चेंज करना है तो मैं रिलीज फॉर करेक्शन करके ही कर पाऊंगा। सो आई डू रिलीज फॉर करेक्शन, सेव। अब मैं फिर से जाता हूँ उसके, उस एम्प्लॉय के ऊपर, /N/PA30, मैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर गया। ओ, कहाँ है ओपन, ये यहाँ है ओपन। अभी मेरे को लॉक दिखा रहा था पहले वो, नाउ आई हिट एंटर, नाउ आई कैन सेव इट, आई कैन हिट एंटर, नाउ सेव योर एंट्रीज, नाउ आई विल सेव इट, रिकॉर्ड क्रिएटेड। अब मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ कि पहले एम्प्लॉय का जो पर्सनल एरिया था वो कुछ और था, और अब दूसरा हो गया है। ऑल डेट्स के लिए अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो पहले जो एम्प्लॉय का पर्सनल एरिया था, वन सेकंड, वन सेकंड, सी, उसका डिपार्टमेंट अब चेंज हो गया, नाउ ही इज नो मोर इनटू द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ही इज इनटू एन इन्वेंटरी डिपार्टमेंट। बट मैं सिर्फ ये चीज तभी कर सकता हूं जब मेरा पेरोल इज रिलीज फॉर करेक्शन, मतलब मैं एम्प्लॉयज का मास्टर डेटा करेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने एम्प्लॉयज को पेरोल के लिए रिलीज कर दिया, तो सबसे पहले मुझे उनको पेरोल उनका जनरेट करके उनको पेरोल प्रोवाइड, मतलब उनकी सैलरीज उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पेरोल प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा।
फिर ही जाके मैं उनका डिपार्टमेंट चेंज कर सकता हूँ या उनकी सैलरी चेंज कर सकता हूँ। सो ये सारी की सारी चीज़ें मैं कंट्रोल रिकॉर्ड के थ्रू करता हूँ। पेरोल कंट्रोल रिकॉर्ड मतलब आई कैन सेफली से पेरोल कंट्रोल रिकॉर्ड payroll control record controls the each steps of payroll for payroll area and that employee and the group of employees. ठीक है। ये आपको आगे जाके और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा वेन एवर वी विल एग्जीक्यूट पेरोल्स फॉर कपल ऑफ एम्प्लॉयज़ कि मेरे को अगर किसी एम्प्लॉय का पेरोल एग्जीक्यूट करना है तो मैं उसको पहले रिलीज फॉर पेरोल के अंदर जाके ही कर पाऊंगा। अगर मुझे उसके डेटा के अंदर कुछ करेक्शन करना है, लेट्स से अगर उसका डिपार्टमेंट चेंज करना है या कुछ और चीज़ें करनी है तो आई हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर पेरोल एरिया इनटू रिलीज फॉर करेक्शन मोड, करेक्शन। ठीक है। एंड पेरोल कंट्रोल रिकॉर्ड इज ऑलवेज क्रिएटेड फॉर पेरोल एरिया। इसका पर्टिकुलरली कोई एम्प्लॉय से डायरेक्टली लेना देना नहीं होता है। इस केस में क्या हो रहा था कि वो पेरोल एरिया उस एम्प्लॉय को असाइन था, इसके कारण अपन वो सिनेरियो देख पा रहे थे। बट जनरली पेरोल कंट्रोल रिकॉर्ड इट कंट्रोल्स द ईच स्टेप्स ऑफ पेरोल फॉर पेरोल एरिया एंड द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है। लेट्स से नाउ आई वांट टू क्रिएट द पेरोल एरिया। अब देखते हैं कि पेरोल एरिया को क्रिएट कैसे करते हैं। स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप्स टू क्रिएट पेरोल एरिया इज आई हैव टू डिफाइन अ पीरियड पैरामीटर। पीरियड पैरामीटर की बात हुई थी अपनी पहले। which is nothing but which I also call it as a pay frequencies। ठीक है। स्टेप्स IMG payroll, country type of mine again India, basic settings, payroll organization, define period parameters, sorry, define, let's say what that comes, let's say I'm going back, SPRO, SPRO के अंदर SAP reference IMG screen, SAP reference IMG screen के अंदर मैं जाऊंगा सबसे पहले पेरोल के अंदर। पेरोल के अंदर आई विल सेलेक्ट माय कंट्री ग्रुपिंग विच इज पेरोल इंडिया। बेसिक सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स के अंदर आई विल गो ऑन टू द पेरोल ऑर्गेनाइजेशन एंड पेरोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई विल डिफाइन पीरियड पैरामीटर। सबसे पहले मैं पीरियड पैरामीटर्स को क्रिएट करूंगा। तो पीरियड पैरामीटर्स, ठीक है। लेट्स से मुझे ये जो पेरोल एरिया में क्रिएट कर रहा हूँ, लेट मी, मैं इसका नाम बाद में देता हूँ बट लाइक एट द मोमेंट लेट मी सी व्हाट आर द नेमिंग्स दैट आई हैव अवेलेबल ओवर हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 21
लेट अस टेक नंबर रेंज जो मैं ले रहा हूं इस केस में, लेट अस टेक 30 फॉर अ रेगुलर पेरोल। रेगुलर पेरोल मतलब लास्ट डे ऑफ मंथ। यहाँ पे जो मैं लास्ट डे ऑफ मंथ को पेमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं उसको लेता हूँ 30 फॉर अ रेगुलर पेरोल, 31 फॉर इस केस में मुझे क्या करना है, वीकली पेमेंट, वीकली पेमेंट। नाउ लेट मी टेक 32, 32 is I'm taking for special case. uh, it will be regular only, sorry, it will be monthly only on every 28th। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंथली पेरोल। वन सेकेंड। So this one is monthly payroll, this one is weekly payroll, and this one is monthly on every 28th। ठीक है, तो ये तीनों नेमिंग में सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मैं पीरियड पैरामीटर। ये मैं क्लोज कर देता हूँ, ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, 30, 31, 32 is I want to create, so I'll go on to the new entries। 30, 31, 32, I'm saying this one is monthly regular, another one that I'm having is weekly regular, another one that I'm having, ये monthly ही होगा but on every 28th, monthly but on 28th। okay, time units monthly, वीकली। इस केस में भी मैं जो टाइम यूनिट लूंगा वो मंथली ही लूंगा, बट मैं यहाँ पे पे डेट को फिक्स करना चाह रहा हूँ। सो ये मैं कॉन्फ़िगरेशन बाद में करूंगा। स्टार्ट डेट, मैं एक डिफॉल्ट स्टार्ट डेट यहाँ पे डाल रहा हूँ अभी। आई कैन एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन पुट अ डिफॉल्ट स्टार्ट डेट 01/01 1900, समथिंग लाइक दैट। 01/01 1900, 01/01 1900, ये डिफॉल्ट है, ये आप कुछ भी ले सकते हो। सेव। सो मेरे पीरियड पैरामीटर्स यहाँ पे सेव हो गए। ठीक है, I'll go back। So I've saved my period parameter। Step, this is step 1। Let's come back to step 2। Check, I'll go on to check payroll accounting area। इसके अंदर I'll go on to check payroll area। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस, यहाँ पे मैं पेरोल एरिया को क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लूँ कि कौन कौन सी नेमिंग मेरे लिए अवेलेबल है। ओके, new entries, let me give something like R1 देते हैं। R1 मैं कह रहा हूं ये है मंथली
रेगुलर। पीरियड पैरामीटर इस केस के अंदर मैं इसके अंदर क्या रख रहा हूँ, जो मैंने 30 क्रिएट किया था वो मैं कह रहा हूँ कि ये रेगुलर पेरोल, ये मेरा रेगुलर पेरोल है। रन फॉर पीरियड पैरामीटर R2, I am saying this is a weekly regular। पीरियड पैरामीटर इस केस में मैं 31 रख रहा हूँ। 31 जो मैंने अभी बनाया था विच इज वीकली रेगुलर। रन फॉर पेरोल R3, दिस इज मंथली बट ऑन एवरी 28th, हर 28th को पेमेंट मिलनी चाहिए। इन दिस केस आई एम गिविंग इट एज 32। रन फॉर पेरोल, I'll hit enter, I'll save these fields। सो मैंने जो अभी पेरोल एरिया यहाँ पे क्रिएट किया है वो इन एम्प्लॉयज के लिए मैंने क्रिएट किया है R1, इन एम्प्लॉयज के लिए मैंने क्रिएट किया है R2 और इन एम्प्लॉयज के लिए मैंने क्रिएट किया है R3। ओके, अगेन मैंने 30 के लिए क्रिएट किया है R1, मैंने 31 के लिए क्रिएट किया है R2 पेरोल एरिया एंड उसके लिए मैंने क्रिएट किया है R3 पेरोल एरिया। So this is my step number 2, creation of payroll area, that is R1, R2, R3। यहाँ से मैं हटा देता हूँ उसको, R1, R2, R3। ये मैं इसकी स्टेप्स लिख दूंगा, फिर से बता दूंगा। स्टेप नंबर 3, जनरेट पेरोल स्केड्यूल्स। अब मैं जनरेट कैसे करूंगा, I'll go back, generate payroll period। One second guys। Yeah, generate payroll period। ओके, यहाँ पे मैं मेरा पीरियड पैरामीटर सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले मेरे को किसके लिए जनरेट करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट R1।
हियर आई एम टॉकिंग अबाउट R1. तो R1 के लिए मुझे जनरेट करना है, तो आई सेलेक्ट पीरियड पैरामीटर एज रेगुलर मंथली, क्योंकि देखो R1 को मैंने किसके साथ पे असाइन करके रखा हुआ था, 30 के साथ में, मंथली रेगुलर. डेट मॉडिफायर में यहाँ पे अभी 00 ही रखूंगा, क्योंकि मैंने कोई भी डेट मॉडिफायर यहाँ पे अभी क्रिएट नहीं किया है. सो समटाइम्स मेरे को अगर कुछ अलग सिनेरियो क्रिएट करने हैं तो आई जनरली क्रिएट अ डेट मॉडिफायर, बट इस केस में मैं डेट मॉडिफायर के बिना ही कर रहा हूँ. एंड लेट्स से आई वांट टू जनरेट दिस पीरियड फ्रॉम 2020, लेट्स से 2020. स्टार्ट डेट 2020 टिल 2025, 2025 तक के लिए मुझे उसको क्रिएट करना है. अच्छा, स्टार्ट डेट ऑफ फिस्कल ईयर अगेन 1 अप्रैल. फाइनेंशियल ईयर जो मेरा है इट विल ऑलवेज बी 1 अप्रैल. पेडे रूल्स, add the number of days to the start pay date. One second. Can you see, guys? इस केस में जो मेरा पे डे होगा, लेट्स से यहाँ पे मैंने जो अभी रूल सेलेक्ट किया है, पे डे रूल दैट आई एम सेलेक्टिंग ओवर हियर इज एड द नंबर टू द पीरियड एंड डेट. और if I want, I can also select monthly in this case. And determine period parameter start date of the period. Execute. तो मैं यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा हूँ कि माई फर्स्ट पीरियड विल ऑलवेज बी 1 टिल 30th of April. पे डेट क्या होगी उस केस के अंदर, 30 to 34. इस केस में पे डेट क्या होगी, 31st, लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ. इस केस में क्या होगी, 30th. अच्छा, फेब में क्या होगी, 29th. अच्छा, मई में क्या होगी, 31st. पे डे, पेमेंट डे टू द एम्प्लॉइज. ठीक है, इस तरीके से मैंने 84 पीरियड क्रिएट कर लिए. 84 क्यों दिखा रहा है मुझे यहाँ पे अभी तक के, आई एम क्रिएटिंग इट फॉर 2025, फिस्कल ईयर 2025. तो वो पूरा के पूरा 2026 तक के क्रिएट हो रहा है फॉर द नेक्स्ट 5 years. मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मेरा पेरोल एरिया है, दैट इज आई एम व्हाट आई एम सेइंग कि R1 करके मेरे जो पेरोल एरिया है उसके अंदर जो मैं पेमेंट टर्म्स को सेट कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर द लास्ट डे ऑफ द मंथ. ठीक है, अभी तो मैंने इसको जो क्रिएट किया है, दिस इज अ टेस्ट मोड. इफ आई सेलेक्ट कैरी आउट टेबल चेंजेस, इफ आई एग्जीक्यूट दिस वन, देन आई एम सेविंग द चेंजेस. मैं चेंजेस को सेव कर रहा हूं. नाउ माई चेंजेस आर सेव्ड. ठीक है, सो दैट्स हाउ आई क्रिएट और दैट्स हाउ आई जनरेट माई पेरोल एरिया फॉर नेक्स्ट 5 years. ठीक है, अब आपको सिनेरियो ये देखना है कि वीकली है R2 एंड R3. अब मुझे देखना है कि मैं वीकली के लिए कैसे करूंगा. दिस इज फॉर मंथली, R1 इज फॉर मंथली रेगुलर. अब मुझे R2 के लिए क्रिएट करना है. आर देखो, पीरियड पैरामीटर मैंने मंथली के अंदर 30 लिया था, R2 के अंदर मैंने क्या लिया था, 31. सो लेट मी से 31. स्टार्ट डेट वापस से वही पे डे रूल, लेट्स से
इस केस में आई सेलेक्ट 29th. मैं संडे से सिलेक्ट करता हूँ एंड आई कीप अ थ्रेशोल्ड ऑफ 6 days. So then I'm getting a salary on 4th. और लेट्स से कब चाहिए मुझे इस केस में सैलरी 20 ऑन एवरी फ्राइडे. तो लेट मी कीप इट 28th. Execute it on every Friday. Okay. Let me see again. 03, 010, 17. Okay. So इस केस में मुझे क्या करना था, मैं R2 के लिए मेरे को क्या क्रिएट करना है, मेरे को करना है वीकली रेगुलर ऑन एवरी फ्राइडे. तो वीकली रेगुलर ऑन एवरी फ्राइडे के लिए मैंने क्या किया, आई एम सिलेक्टिंग जो भी मेरा, अब देखो जो भी मेरा पेरोल पीरियड है, आई एम डूइंग इट फॉर 2020. ठीक है, फ्रॉम 2020 से लेके अभी तक के टिल द नेक्स्ट 2 to 3 years मोर, दैट इज टिल नेक्स्ट 5 years. 2020 से लेके 2025 तक के मैं सारा के सारा पेरोल एरिया क्रिएट कर रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट 5 years. सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट आई सिलेक्ट कि मैं चाह रहा हूँ फ्रॉम 28th, स्टार्ट डेट फ्रॉम 28th, उसके हर 6 दिन के बाद में, उसके हर 6 दिन के बाद में एम्प्लॉय शुड गेट द पेमेंट ऑन एवरी फ्राइडे. तो आई हैव सेलेक्टेड अ पे डे रूल दैट एड द नंबर ऑफ डेज टू द पीरियड स्टार्ट डेट. पीरियड स्टार्ट डेट कब हो रही है मेरी, 28th को. नंबर ऑफ डेज कितने ऐड कर रहा हूं मैं उसके अंदर, 6. ठीक है, तो 28th को क्या है, इट्स अ सैटरडे. 29th, 30, 31, 30, 31, 1, 2, 3. So on every third or 10th or 17th, that is weekly, the employee will get the payment. मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ. So I'm getting my payment dates on 3rd, 10th, 17th, 24th, 31st, again 7th, 14th, 21, 28th, 6th, 13th of March, 28th of March, 27th of March, 3rd of April, 10th of April, 17th. So my employee is getting a weekly payment in this case, and he is getting it on every Friday. इस केस के अंदर. So I'll carry out the table entries and save these changes. ठीक है. So for my P2 payroll area, I have again generated my payroll area for next 5 years. And payment terms क्या है इस केस के अंदर, weekly regular but on every Friday. अब मैं चाहता हूं कि you guys analyze till the next lecture, you guys analyze कि अब कौन सा हम इसके अंदर रूल क्रिएट करें so that it will be monthly regular but on every 28th. Payment date, pay date, but pay date on every 28th. ये आपको देखना है टिल नेक्स्ट लेक्चर. खुद एनालाइज करना है कि R3 के अंदर हम कौन सा ऐसा यहाँ पे रूल लगाएं. देखो R3 के लिए भी अगर मैं क्रिएट करूंगा तो कहाँ पे क्रिएट करूंगा, मैं 32 के लिए क्रिएट करूंगा, राइट. जनरेट पेरोल पीरियड के अंदर जाके मैं 32 के लिए क्रिएट करूंगा, मंथली बट ऑन एवरी 28th. I'll select the pay date again. जो भी लाइक है, लेट्स से इफ आई वांट टू सिलेक्ट 0101 ओनली. फाइनल ईयर जो मैं सिलेक्ट करूंगा, मेरे को जब तक के लिए जनरेट करना है. फाइनल ईयर मतलब कब तक के मुझे जनरेट करना है. सो आई एम जनरेटिंग इट टिल 2025. तो नाउ यू हैव टू रियलाइज, नाउ यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ कि कौन सा पे डे रूल मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ जिससे जो पेमेंट डेट है, पेमेंट डेट अगेन जो पेमेंट डेट है वो मुझे एवरी 28th पे दिखाए.
every 28th of month. Okay. Harshita? Can you hear me, guys?